जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपने इस क्लास में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बैंक और एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें मैं अर्थमेटिक के कुछ आसान से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन रखता हूं और आप इसे मेरे साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए और साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। इस बार मात्र मैं आपके लिए इंग्लिश में ही क्वेश्चंस को टाइप कर पाया हूं। अगली बार से कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हो, मींस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में टाइप आपको मिले। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 25 सेंटीमीटर इज 3300 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। पूछा गया है कि एक सिलेंडर का यदि बेस एक सर्कुलर है तो उसका डायमीटर क्या होगा। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं और इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। एक फिगर ड्रॉ किया जाए और इस फिगर के सहारे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसे मिला दूं तो ये एक सिलेंडर क्रिएट होगा, ये एक सिलेंडर क्रिएट होगा और इस सिलेंडर का CSA दे रखा है। क्या दे रखा है? CSA। और आप सभी जानते हैं कि सिलेंडर का CSA किसी भी एक प्रिज्म का CSA, प्रिज्म वैसे फिगर को बोला जाता है जिसका बेस और टॉप सेम हो। प्रिज्म वैसे भी फिगर को बोलते हैं जिसका बेस और टॉप दोनों क्या हो, सेम। इस सिलेंडर को भी एक प्रिज्म ही माना जाता है। इसका बेस एक सर्कल और एक इसका टॉप भी सर्कल, दोनों का सरकमफ्रेंस, रेडियस, एरिया सब कुछ क्या होगा, बराबर। यदि सब कुछ बराबर हो तो किसी भी सिलेंडर का या फिर किसी भी प्रिज्म का यदि आप CSA निकालना जानते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, जिसमें सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r और इसकी हाइट अगर h हो तो फॉर्मूला बनकर आता है 2 पाई r h। तो यहां पर क्वेश्चन में आपके सामने जो 2 पाई r h है तो यहां पर 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर पाई की वैल्यू ऐसे ही रख लेते हैं, इसमें आगे आपको समझाऊंगा कुछ। यहाँ पर 2 पाई r और h के जगह पे क्या रख लिया जाए, 25, और ये आपको दिया गया है 3300। h के जगह पे क्या दिया गया है, 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बताइए 2 पाई r क्या निकल गया। आप कहोगे सर जो 2 पाई r निकला है ये 25 से डबल जीरो कट जाएगा 4 बार। आप जानते हैं डबल जीरो का मतलब होता है 100। जब कभी आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब होता है 100 को 25 से डिवाइड करना और आपके पास क्या मिलेगा, 4। और जब ये 4 मिला तो आप 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 1 कितना हो गया, 132। जब कभी भी आप मुझे किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे तो उस कंडीशन में मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूं। और चार्ट किस लिए बनवाता हूं, ताकि आप वहां से एक रेडियस 7 हो तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, एरिया क्या होगा ये जान पाए। यदि रेडियस 14 हो तो सरकमफ्रेंस और एरिया क्या होगा ये जान पाए। मतलब यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा। यदि रेडियस 7 हो तो सरकमफ्रेंस जो इसका होता है वो 44 होता है और इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया होगा वो 154 होता है। इसके कुछ आपके चार्ट याद करने पड़ते हैं जिससे आपको क्या हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी। यदि सरकमफ्रेंस यहाँ पर 14 हो तो ये 88 होगा और ये कितना होगा, ये हो जाता है 616। ये चार्ट इसी तरीके से 42 तक आपको लर्न करवाए जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में और वहां से आप इस क्वेश्चंस को मात्र देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यदि सरकमफ्रेंस 7 का 2 गुना हुआ 14, सॉरी रेडियस 7 का 2 गुना हुआ 14 तो सरकमफ्रेंस भी क्या होता है, 44 का 2 गुना 88। इसके बाद ये एरिया जो है ये इसके स्क्वायर के मल्टीपल में चलता है। स्क्वायर के मल्टीपल में मतलब सर 7 का 2 गुना हुआ है अगर रेडियस 14 तो याद रखिएगा इस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये जो एरिया होगा 154 का 4 गुना हो जाएगा। 154 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 616 होगा। क्या उसी प्रकार यदि सरकमफ्रेंस रेडियस 7 का 3 गुना 21 हो जाए तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 132, और ये 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये 9 गुना हो जाएगा। अब 9 गुना हो जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, 154 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 1386, कितना हो जाएगा 1386। ये क्या मिला, इसका एरिया। हमें यहीं तक जरूरत है तो हम यहीं तक आपको बता रहे हैं, आगे की क्लासेस में कभी मैं आपको ये पूरा चार्ट लिखवा दूंगा और आप इसे लर्न कर लेंगे। आइए जरा देखते हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर 2 पाई आर की वैल्यू, 2 पाई आर की वैल्यू यदि आपके सामने 132 हो तो रेडियस क्या होना चाहिए 21, रेडियस क्या होना चाहिए 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन यहां पर 2 पाई आर के जगह पे क्या यही वैल्यू इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपके सामने। मतलब सर आपको देखते पता चल गया कि यदि 2 पाई आर की वैल्यू यदि आपके सामने 132 है तो आर बराबर होगा तुरंत 21 सेंटीमीटर। जब आर की वैल्यू 21 मिल गया है, जब आर की वैल्यू आपको 21 मिल गया है तो बताइए, यहां पर आपसे पूछा गया था डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या 21 का 2 गुना होगा, क्या 21 का 2 गुना कितना होगा 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बैंक के हैं इसीलिए यहां पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पांचवें ऑप्शन में नन ऑफ दिस है। डी नंबर ऑप्शन पर आपको दिखाई देगा 42 सेंटीमीटर। आई होप आप आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए यदि समझ गए हैं तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा एक आसान सा सवाल है, आओ जरा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दो। आप भी पढ़िएगा साथ साथ, आसान सा सवाल था। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस थोड़े से आपको कम दिखाई दे रहे होंगे। ये लीजिए, अब आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, देखा जाए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। मतलब सर ए से बी के पास गया है 60 के स्पीड से और वापस जब वापस आया तब किस स्पीड से आया है, उस कंडीशन में स्पीड से आया है 20 किलोमीटर पर आवर। आप जरा बताइए, जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आया है क्या, जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आया क्या, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 तरीके अपनाने पड़ते हैं। कितने तरीके, 2। पहला तो तरीका होगा सॉरी, एक स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। सर डिस्टेंस नहीं पता तो आप इनका लेंगे एलसीएम। याद कीजिए, टाइम एंड वर्क में कुछ इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 60 का एलसीएम 60। अब बताइए 60 के स्पीड से कोई 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करे, 60 की स्पीड से अगर 60 किलोमीटर जाए तो क्या यहां 1 घंटा लगेगा, क्या टाइम कितना लगा 1 घंटा। और यदि 20 के स्पीड से कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर जाए तो क्या यहां 3 घंटे लगेंगे क्या। यदि आपसे कोई पूछता है एवरेज स्पीड, क्या पूछता है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप बताइए सर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सोचिए जरा कैसे निकाला जाएगा। 1 मिनट, मेरे ख्याल से कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, कैमरे को चलिए हाँ जी, चलिए हो गया। आइए जरा इस क्वेश्चन को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, सॉल्व करेंगे जरा आगे।
देखिएगा जरा, अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? 60 किलोमीटर तो सिर्फ एक साइड की डिस्टेंस है, तो दूसरे साइड भी क्या 60 किलोमीटर होगा? टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर एक साइड से और 60 किलोमीटर दूसरे साइड से, क्या टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर हो गया क्या? टोटल टाइम जब इधर से गया था तो 1 आवर, और जब रिटर्न आया वापस तो क्या 3 आवर लग चुके हैं क्या? ये टोटल टाइम अगर आप मुझे बता सको तो क्या ये 4 आवर हो चुका है? कितना आवर हो चुका है? 4 आवर। यदि आपको निकालना है एवरेज स्पीड, क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर 120 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये 30 होगा क्या? और ये जो आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड ऐसे ही निकाला जाता है। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूले को भी ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला होता है सर, एवरेज स्पीड जब दो एवरेज स्पीड निकालना हो और जब दो स्पीड आपको दिया जाए तो ये हो जाता है 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये सिर्फ दो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, यानी कि दो स्पीड दिया जाए और एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। लेकिन सर 3 दे 4 दे तो आप इसी बेसिक तरीके से काम करेंगे। तो आइए इसमें पुट करते हैं सर। 2 इंटू एक होगा 60 और दूसरा होगा 20, और डिवाइडेड बाई 60 प्लस 20 कितना हो गया? 80। आप बताओ, इससे ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। और 4 से कटेगा 60 कितनी बार? 15 बार। और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए कितना आएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार में ही आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। हालांकि ये डाटा आसान था, आसान डाटा था, तो आप इसमें पुट करेंगे तब भी आसानी से होगा, यहाँ पुट करेंगे तब भी आसानी से होगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, डाटा को डिफिकल्ट करके देता है, फिर यहाँ पुट करोगे तो आप फंस सकते हैं। इसके लिए आपको एलसीएम मेथड ही अपनाना चाहिए। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसे आप जरा सॉल्व कर दीजिए। आसान सा क्वेश्चंस आपके लिए। देखिएगा, ट्रेन ए ऑफ लेंथ 280 मीटर, एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 280 मीटर है। कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 360 मीटर इन 32 सेकेंड। और ये क्रॉस कर सकती है किसको? एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई कितनी है? 360 मीटर। कितने देर में? 32 सेकेंड में क्रॉस कर सकती है। एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी टू ट्रेन ए, ट्रेन बी से ट्रेन ए के जो स्पीड का रेशियो है वो क्या दे रखा है? 3:2। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी का क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। इफ ट्रेन बी क्रॉसेस ए मैन इन 30 सेकेंड, यदि ट्रेन बी एक आदमी को 30 सेकेंड में पार कर जाए। कितने सेकेंड में पार कर जाए? 30 सेकेंड में। तो आइए जरा, क्वेश्चन तो आप समझ ही चुके होंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोचो 280 मीटर की प्लेटफॉर्म ट्रेन और 360 मीटर का प्लेटफॉर्म, क्या टोटल डिस्टेंस जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है उस कंडीशन में ट्रेन की भी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी, इन दोनों को ऐड करके क्रॉस कराया जाता है क्या? तो बताइएगा 360 और 280 अगर टोटल ऐड कर दिया जाए तो क्या ये 640 होगा क्या? 640 मीटर की डिस्टेंस। और कितने सेकेंड में? आप कहोगे सर 32 सेकेंड में। अगर 32 सेकेंड में पार कर दिया जाए तो आप जानते हैं स्पीड बराबर यही होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या ये 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया है क्या? सर ये स्पीड किसकी है? तो ट्रेन ए की। ये स्पीड किसकी है? ट्रेन ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर ट्रेन बी से ट्रेन ए के स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:2। क्या ये दो स्पीड है ट्रेन ए की, लेकिन मैंने निकाला वो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना है जी? 20 मीटर पर सेकेंड। दो की वैल्यू 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो 3 की वैल्यू क्या 30 मीटर पर सेकेंड होगा क्या? 3 की वैल्यू कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या बोला गया है? अब पूछा गया है कि यही ट्रेन भी एक आदमी को 30 सेकेंड में क्रॉस कर जाए तो ट्रेन बी का लेंथ कितना होगा? बताइए जरा। जब एक ट्रेन
एक आदमी को क्रॉस करे तो क्या इस कंडीशन में ट्रेन खुद अपने आप की डिस्टेंस को क्रॉस करेगी क्या? तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या 30 सेकेंड में आपको डिस्टेंस निकालना है? क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। सर यहां पर स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 30 का, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या 900 मीटर का डिस्टेंस इस ट्रेन की है क्या? आप समझ पाए होंगे। यहाँ से मैंने ए का स्पीड निकाला, इस रेशियो से मैंने बी का स्पीड निकाला और इस स्पीड से मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बी निकाला जा चुका है। लेंथ ऑफ ट्रेन बी ये होगा 900 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल आपके सामने कुछ ये रहा, पहले कुछ सेकंड लगाकर आप पढ़ो, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ए मैन गॉट 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग अ मोबाइल। ए मैन गॉट 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग ए मोबाइल फॉर ₹320। एक आदमी को 10% का लाभ होता है। कब लाभ होता है? जब एक मोबाइल को वह 10% के लाभ पर बेच रहा है, और लेकिन बेचा कितने में है? 1320 रुपये। पूछा गया है एट व्हाट प्राइस शुड द मोबाइल बी सोल्ड सफर्स 12% लॉस। कितने में बेचे कि 12% का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है। आइए मैं आपके सामने रखता हूं, आपको समझ में आएगा कितना आसान सा क्वेश्चन था। बताइए यदि किसी मोबाइल को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो क्या आप उसको 110% पर बेचोगे क्या? कितने में बेचोगे? 110, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस होता है। 10% का प्रॉफिट लिया जाए तो कितना होगा? 110%। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था बेचा कितने में? 1320, 1320 रुपीज में सेल कर दिया इस आर्टिकल को। उसके बाद से बोला गया था कि यदि इसको 12% का लॉस सफर करना हो तो कितने रुपए में बेचा जाएगा। अगर 12% का लॉस सफर करेंगे तो क्या आप इसे 88% में बेचेंगे क्या? 110% की वैल्यू 1320 है, तो आप बताइए 88% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 1320 डिवाइडेड बाई 110 इंटू में 88, यही होगा क्या? ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से कितनी बार? 8 बार। अब मल्टीप्लाई कर लेना 132 गुणे में 8। सर 8 दूना 16, 8 तरीका 24 और 1 25, 8 का नाम 8। क्या ये 1056 होगा क्या? कितना होगा? 1056 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश करना कीजिएगा आसानी से। चलिए आइए जरा देखेंगे। द रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 1:8। एक रेक्टेंगल के ब्रेथ और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो 1:8 दे रखा है। 1:8 दे रखा है। ठीक है जी, चलो दे रखा है तो कोई बात नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। उसके बाद से फाइंड द रेशियो बिटवीन पेरीमीटर एंड लेंथ। पेरीमीटर और लेंथ का रेशियो क्या होगा? देखना जरा, ये एक रेक्टेंगल होता है और इस रेक्टेंगल में एल, ये भी क्या होगा? एल, ये क्या होगा? बी, और ये होगा बी। रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर, पैरेलल और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये तो आप जानते ही हैं। यदि आप ये जानते हैं तो आइए जरा आपको आसानी से और भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक रेक्टेंगल है, आप जानते हैं। रेक्टेंगल में ये एल है तो ये भी क्या होगा? एल। ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। बोला गया था कि इसके ब्रेथ का और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो क्या है? 8:1। सर ब्रेथ का मतलब बी अपॉन में, पेरीमीटर का क्या? 2 × L + B होगा क्या? बताइए
पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका जो रेशियो है 1:8, 1:8 का मतलब क्या 1/8 होगा। सर इस 2 से इस 8 को काट दिया जाए तो ये 4 होगा क्या। आप जरा बताइए, अगर कंपेयर किया जाए b की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1, और यहां पर b प्लस एल, एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या यहाँ एल की वैल्यू 3 होनी चाहिए क्या, एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, बिल्कुल जी सर एल की वैल्यू 3 आ गया। अब आपसे पूछा गया है क्या, रेशियो पूछा गया है किसका, पेरीमीटर का और लेंथ का, तो सर पेरीमीटर तो 8 ही रहेगा, पेरीमीटर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन लेंथ कितना आ गया है 3, तो अब ये जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा 8:3। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मात्र आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको इनके रेशियो को कंपेयर करना था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। पढ़ लीजिए, आपके सामने मैंने क्वेश्चंस को रख रखा है, पढ़िएगा। पढ़िए जरा आसानी से। चलिए देखेंगे जरा। इन अ मिक्सर 48 लीटर, मिक्सर ऑफ 48 लीटर्स, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5। एक 48 लीटर के मिक्सर में मिल्क से वाटर का जो रेशियो है वो क्या है 7:5। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सर सो दैट द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। कितना और पानी मिला दिया जाए कि फाइनल क्वांटिटी में जो मिल्क हो वो मिक्सचर का आधा हो जाए। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर साइड में ले चलते हैं और सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। बताइए जरा, यहाँ मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर था वो 48 लीटर का है, कितने का है 48, और इसमें जो ये आपको दिखाई दे रहा है मिल्क से वाटर का रेशियो, मिल्क से वाटर का रेशियो ये क्या है 7:5। क्या दे रखा है 7:5। तो जरा मेरे भाई ये बताओ, टोटल 48 लीटर का मिक्सचर है, यदि इसको आप 7:5 में बांट दो तो बताइए 7 और 5 क्या टोटल 12 यूनिट होगा, और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 48 लीटर। 12 की वैल्यू कितनी है 48 लीटर। तो एक की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर एक की वैल्यू होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 4 लीटर। जब एक की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू क्या ये 28 लीटर होगा क्या, और इस 5 की वैल्यू क्या ये 20 लीटर हो गया क्या। सर यहाँ एक्चुअल में मिल्क और एक्चुअल में वाटर पता चल चुका है। अब बारी है, बोला गया है कि कितना और मैं क्या मिला दूं, वाटर मिला दूं। सर वाटर मिलाया जाए, बिल्कुल। यदि वाटर मिलाया जाए तो क्या मिल्क कांस्टेंट होना चाहिए क्या, पहले जितना दूध था अभी भी उतना ही दूध होना चाहिए, मतलब दूध की मात्रा ना ही बढ़ेगी और ना ही कम। बताइए पहले 28 दूध है तो अभी भी दूध कितना होना चाहिए 28 लीटर। जब अभी भी 28 लीटर दूध है, लेकिन आगे एक लाइन बोला गया कि हाफ मिल्क हो और हाफ वाटर, मतलब 28 मिल्क है तो 28 ही वाटर होना चाहिए क्या। हाफ मिल्क और हाफ वाटर का मतलब सर टोटल बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो बताइए पहले 20 लीटर वाटर था, अब कितना हो चुका है 28 लीटर। मिलाया कितना, आप कहोगे सर 8 लीटर मिलाया है, और यही जो मिलाया गया वाटर यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आप आसानी से समझ पाए होंगे। क्लियर है सभी को। चलिए आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। आइए, बहुत आसान सा सवाल है, यदि आप इस क्वेश्चन को अपने आप ही सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ए और बी दोनों मिल करके, ए प्लस बी दोनों मिल करके इस काम को 24 दिनों में करते हैं, और बी ए अकेला जो है इस काम को 48 दिनों में करता है। तो पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिनों में करे। तो बताइए जरा, इनका टोटल वर्क निकालने के लिए क्या 24 और 48 का एलसीएम लिया जाए।
कितना एलसीएम। सर 24 और 48 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 48। 24 और 48 का एलसीएम 48। बताइए 48 काम 24 दिन में किया गया, क्या एक दिन में 2 की इफिशियंसी से काम हुआ है क्या? और 48 काम 48 दिन में किया गया, क्या ए की इफिशियंसी 1 है? सर ए प्लस बी की इफिशियंसी 2 है, ए की इफिशियंसी 1 है, तो क्या बी की भी इफिशियंसी 1 रही होगी क्या? अरे ऐसे समझो ना, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 2 रसगुल्ले खा जाते हैं, ए अकेला एक दिन में 1 रसगुल्ला खाता है, तो क्या बी भी 1 रसगुल्ला खा रहा होगा? सिंपल। जब बी एक दिन में 1 रसगुल्ला खा रहा है और इसको रसगुल्ले खिलाने कितने हैं? 48 रसगुल्ले खिलाने हैं, एक दिन में 1 रसगुल्ला खा रहा है, बताओ क्या टोटल 48 दिन में ये पूरा रसगुल्ला खत्म होगा क्या? सिंपल सा कहानी है, ये बी द्वारा किया गया कार्य 48 दिन लगेंगे। रसगुल्ले जल्दी समझ आते हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने ये रख दिया है, सॉल्व कीजिएगा। पढ़ेंगे जरा क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 5:4 फॉर 2 years। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो CI से SI का जो रेशियो है वो 5:4 है। सर 2 साल का अगर यहां पर देखिएगा सर, सिंपल इंटरेस्ट यदि 4 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या 2 रहा होगा क्या? सर अगर मैं बात करूं यहाँ कुछ भी प्रिंसिपल हो, क्या यहाँ से एक बार फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 2 हुआ, सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट भी 2 होना चाहिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट 5 है, मतलब ये 2 और 2, क्या यहाँ पर 1 का ब्याज लगा होगा क्या? 1 का ब्याज लगा होगा, ये क्या बनेगा 5। ये ट्री मेथड होता है, आपको बेसिक के क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा ट्री। यदि बेसिक के क्लास में आप ट्री पढ़ चुके हैं तो बताइए ये समझ में आ गया। आगे बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। इफ 1 year सिंपल इंटरेस्ट इज ₹200। बताइए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ कितना यूनिट है? सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट है। क्या 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 200 रुपये दिया गया है क्या? क्वेश्चन में 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है? 200। और पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये वाला पार्ट SI और CI के डिफरेंस को डिनोट करता है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं सर, ये वाला पार्ट CI को डिनोट करता है, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट SI को डिनोट, सॉरी ये वाला SI को डिनोट करता है, ये CI को डिनोट करता है, और ये जो दिखाई दे रहा है 1, ये CI और SI का डिफरेंस को डिनोट करता है। तो बताइए 2 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू पूछा है, क्या 1 की वैल्यू 100 होगा क्या? 100 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं नोट कर सकते हैं, यदि आपके पास समय हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा ये आखिरी सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यदि आप चाहें तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, द मंथली सैलरीज ऑफ A एंड B टुगेदर इज ₹40,000। 40,000 रुपये A और B की सैलरी है दोनों को मिला करके। A spend 85% of his salary and B spends 95% of his salary। A अपने सैलरी का 40% और B अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है। Now their savings are the same। अब उनकी जो सेविंग है वो दोनों क्या है? सेम। सेविंग सेम है। मान लीजिए A रुपये कमा रहा होगा और B रुपये कमा रहा होगा। अगर A 85% खर्च कर दे तो बचाएगा कितना? सर A अपने आप का, अपने सैलरी का क्या 15% बचा रहा है क्या? 85% खर्च कर दिया जाए तो बचत कितना होगा? 15%। और B अपनी सैलरी का यदि 95% खर्च कर दे तो बचाएगा कितना? सर B अपनी सैलरी का 95% खर्च कर दे तो 5% बचाएगा क्या?
सर बी की सैलरी का 5%, ये दोनों क्या होंगे बराबर। अब ए से बी का रेशियो बनाओ, क्या परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा सर, 5 से एक बार और 5 से 3 बार। यदि ए रेशियो बी जानना हो तो क्या ए रेशियो बी जानना हो तो क्या 1:3 होगा क्या, बताइए। ए की सैलरी यदि 1 रुपये है तो बी की सैलरी कितनी होगी 3, दोनों को मिला करके इसकी सैलरी क्या 4 यूनिट है क्या, 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 40,000, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगा, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू कितना होगा 10,000। और यही पूछा गया था सैलरी ऑफ ए, क्या सैलरी ऑफ ए 1 यूनिट है क्या, तो इसका भी आंसर क्या होगा 10,000। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आज ये क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। आप होप आप इस क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।